हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर्स तो मैं इसके चैप्टर के करवा चुकी हूँ, मगर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चैप्टर का एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी बुक एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाला चैप्टर। तो हमें स्टार्टिंग में बताया गया मटेरियल ऑब्जेक्ट आयरन कैसा होता है, कोल, सल्फर, कॉपर वगैरह जो होते हैं हमें दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी से होते हैं या डल से होते हैं, हार्डनेस कैसी होती है, मतलब बहुत ही हार्ड होते हैं, मोड़ नहीं सकते आप अपने उन्हें हाथ से, या किस टाइप का होता है। तो वो हम लोग इसका आंसर हमें आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मिलेगा। तो देखिए, मटीरियल्स, कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल। मेटल कौन से मटीरियल होते हैं, तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वही हम लोग पहले देखेंगे। मेटल और नॉन मेटल को हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग को पहले ही पढ़ चुके हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, जैसे कि लश्य, मेटल जो है वो चमकता है, मेटल काफ़ी जो है हार्ड होते हैं, मेटल मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब हम लोग इसमें देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वही स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया गया है, कई कई एग्जांपल्स देके, जैसे कि ब्लैक स्मिथ क्या आयरन को क्या करता है, बीट करता है उसको तोड़ने के लिए, उससे नई नई चीज़ें बनाने के लिए, अलग अलग शेप में उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो वही है कि जो शेप होती है आयरन के नेल की और एल्युमिनियम के वायर की, उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो मतलब मेटल की शेप को चेंज किया जा सकता है उसको बीट करके, मतलब उसकी पिटाई करके, ये नहीं होता है उसको, मतलब यही समझ लीजिए आप, हथौड़े मारना तो फिर मेटल की पिटाई करना ही होता है ना। तो मेटल की बीटिंग करके उसकी शेप को जो है वो चेंज किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा आप उसको बीट करेंगे उतना ज़्यादा पतली शीट्स में आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं। और आप जैसे कि जो सिल्वर फॉइल होती है जिसमें खाना जो है वो पैक किया जाता है, और उसको स्वीट्स के ऊपर भी क्या होता है, लेयरिंग होती है, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एल्युमिनियम फॉइल जो है, एल्युमिनियम फॉइल में भी हम लोग खाना जो है पैक करते हैं, है ना। तो क्या होता है, फूड की रैपिंग के लिए। तो ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स होती हैं उनको थिन थिन शीट्स में बीट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग उसको, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो एक मेटल को हम लोग बीट कर करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट अगर कर सकें तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। और मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल की। अब जैसे कि अगर आप हॉट मेटल का पेन होल्ड करते हैं जिसमें प्लास्टिक ना हो या वुड ना हो तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, है ना। तो वुड और प्लास्टिक क्या है, वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट के, तभी तो जितने भी हमारे फ्राइंग पैन्स होते हैं या फिर जो हमारे एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशली फ्राई पैन में प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ होता है, तो ताकि हम उस फ्राई पैन को अपने हाथ से पकड़ सके, क्योंकि मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, तभी तो एल्यूमिनियम के वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी जैसे कि रॉड्स वगैरह होती है पानी गर्म करने की, और हमारी जो वायरिंग होती है ये सारे एल्यूमिनियम कॉपर के वायर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये देखिए बताया गया है कि ये सेल है और नेल है, और अगर इसमें हम लोग नेल से क्या है, सेल के एक साइड से बल्ब को कनेक्ट करें, फिर दूसरे साइड से नेल को कनेक्ट करके जो है बल्ब में लगा दें, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो आप लोग देखते ही हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना हम लोग बनाते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर के बर्तनों में। और यू ऑब्जर्व दैट रॉड, आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। सल्फर पीस, कोल पीस, ये पुअर कंडक्टर हैं। तो ये सल्फर, कोल क्या है, ये मेटल्स तो है नहीं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मेलिएबल। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी मेटल्स की देख ली है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या आती है, डक्टिलिटी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इसको, मेटल को हम
वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि ये हमारा मेटल का पीस और इसे हम पतले पतले क्या करें, वायर टाइप के बना ले, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में हम लोग शीट्स बनाते हैं, शीट जैसी फॉर्म में बनाते हैं, और डक्टिलिटी में हम लोग वायर फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल। तो एक और प्रॉपर्टी हमें पता लग गई, दैट मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो। तो यही है कि हैव यू एवर नोटिस डिफरेंट इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग इन आयरन शीट, प्लेट वगैरह वगैरह। तो शीट क्या होता है, जो मेटल होती है ना वो सोनोरस होती है, तो इसमें हमें यही बताया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है कि वो एक अलग सी साउंड क्रिएट करती हैं, इसलिए जो घंटी होती है मंदिरों में वो लोहे की होती है या फिर किसी ना किसी मेटल की होती है, तांबे की होगी, पीतल की होगी, मोस्टली क्या होती है, पीतल की होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। जब हम मेटल को स्ट्रक करते हैं, उसको बजाते हैं, तो क्या होता है, उससे एक रिंग जैसी साउंड जो है वो जनरेट होती है। तो things made of metal produce ringing sound when they struck hard। तो things made of metal produce ringing sound when they struck hard। जब आप कोई भी चीज़ मेटल की बनी हुई है, आप उसको काफ़ी तेज़ी से उस पर मारोगे ना, तो एक रिंगिंग सी, जिसकी रिंग बजती है ना, झन 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 झन, इस टाइप की कुछ साउंड क्रिएट होती है। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो दे आर कॉल्ड सोनोरस। तो मेटल रिंग जैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो सोनोरस होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, आफ्टर परफॉर्मिंग अवर एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। हार्ड कैसे, देखिए आप लोहे को क्या अपने हाथ से मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते ना। आप रबड़ को अपने हाथ से मोड़ सकते हैं। तो जिस चीज़ को आप उसकी शेप इजीली चेंज ना कर पाएँ, आपको जिसकी शेप चेंज करने के लिए बहुत ही मशक्क़त, बड़ी मेहनत करनी पड़े, तो वो क्या चीज़ होती है, वो चीज़ हार्ड होती है। मेटल्स में लश्यर होता है। लश्यर का मतलब होता है मेटल क्या करती है, शाइन करती है, मेटल काफ़ी चमकती है। तो सोना हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, लोहा जो नया होता है तो काफ़ी चमकता है, एल्यूमिनियम कितनी चमकती है, कॉपर चमकता है। तो क्या होता है, यही प्रॉपर्टी होती है लश्यर की, चमकने की। मेलिएबल मतलब शीट में उसको चेंज किया जा सकता है। डक्टाइल मतलब उसको हम वायर में तोड़ सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस का मतलब होता है जिस चीज़ में से साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप गैस पे रखिए मेटल को, जैसे कि एल्युमिनियम को, वो गर्म हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि वायर्स हम लोग देखते हैं कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह के वायर्स हमारे बने होते हैं। तो मटेरियल्स जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जिन मटेरियल्स में होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। मटेरियल्स दैट पोजेस दीज जनरल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। तो एग्जांपल होते हैं इन मेटल के आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी सारे के सारे मेटल्स हैं। अब मेटल के कॉन्ट्रास्ट में क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जो मेटल होते हैं, मेटल की हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब कुछ होते हैं नॉन मेटल जिनमें इनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर ये वाली प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं होती हैं। तो मटेरियल्स जैसे कि कोल हो गया, सल्फ़र हो गया, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी डल होते हैं अपीयरेंस में, मतलब हार्ड नहीं होते, काफ़ी सॉफ्ट से होते हैं, शाइनी नहीं होते, डल डल से होते हैं। कोल में से आपको कौन सी शाइन आती है, सल्फ़र में से भी कोई शाइन नहीं आती है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे नॉन मेटल होते हैं। और ये ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद द हैमर। और हैमर से आप टैप करेंगे, हैमर होता है हथौड़ा, हथौड़े से आप इनमें मारेंगे, हार्ड नहीं होते ये, तो क्या करेंगे, पाउडर जैसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनमें से कोई साउंड भी नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल के एग्जांपल है जैसे कि सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे नॉन मेटल के। अब बॉक्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ तो सब में मिल ही जाएगी। सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल है, मगर इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। और मर्क्यूरी एक इकलौती ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में हम लोगों को मिलती है रूम टेम्परेचर में। तो ये हमारे एक्सेप्शंस है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर एंड आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ बोला। चाकू की मदद से सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है, बजाय कि ये मेटल होते हैं, तो ये सॉफ्ट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं। मर्क्यूरी जो है वो एक लौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे।
अब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की भी। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनका रिएक्शन कैसा होता है ऑक्सीजन के साथ। तो पहले हम लोग मेटल का देख लेके चलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन एक मेटल है। तो मेटल पे रस्टिंग हो जाती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। मतलब क्या है, देखिए ये वाला हमें दिया हुआ है, आयरन है। आयरन का सिंबल जो है ना वो Fe होता है। आपको सिंबल्स अभी से याद कर लेने चाहिए, 10th में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, वाटर का सिंबल होता है H2O। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी वाटर, मैग्नीशियम ये तो बाद में मैग्नीशियम का है। तो देखिए वाटर, ऑक्सीजन और आयरन जब ये सब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा बनता है FeO, आयरन की ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, FeO बन जाता है और हमारी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ के निकल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टी एक्ट करती है। 3Fe, यहाँ पे 3 इक्वेशन का बैलेंसिंग ये सभी 10th में आता है। 3Fe और ये देखिए 2 ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ गई। तो जब भी आयरन या फिर जब भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो उस मेटल की ऑक्साइड बनती है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही जब MgO2 के साथ रिएक्ट करेगी तो MgO बनेगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब आगे देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। अब कॉपर के बारे में हमें बॉक्स में, येलो बॉक्सेस जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब कॉपर वेसल, जब हम लोग हवा के कांटेक्ट में उसको रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। जैसे आयरन पे क्या होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग होती है ऑक्साइड की, तो इसी तरीके से कॉपर पे क्या होता है, काफ़ी मॉइस्चर जैसी वो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो कॉपर पे होती है हमारी ग्रीन कलर की कोटिंग, कॉपर वेसल पे हमारी ग्रीन कोटिंग होती है। ग्रीन मटेरियल क्या है, मिक्सचर है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuHO2, CuOH का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो ग्रीन मटेरियल है वो मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल स्क्वायर एंड कॉपर कार्बोनेट। तो CuOH का होल स्क्वायर है जो उस पर कोटिंग होती है ना वो ये होता है, और CuCO3 होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि ऑक्साइड बन जाती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की। तो ये रिएक्शन होता है, कॉपर है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है ना इसको हम रस्टिंग बोलते हैं वैसे। अब मैग्नीशियम रिबन वाली वही एक्टिविटी है कि क्या होता है, जब भी देखिए मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी ऑक्साइड्स हमारी बन जाती हैं। अब इस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ यू कैन एजर्ट, तो अब इसमें आगे में बताया गया है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं, तो मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली मतलब मोस्टली बेसिक नेचर की होती हैं। मेटल हमारी जो ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगी ना, तो रेड लिटमस को ब्लू में ये हमेशा कन्वर्ट करेंगी, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड होती हैं वो काफ़ी मतलब बेसिक नेचर की जनरली हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब आगे इसमें हमें बताया गया है, ये एक्टिविटी वाला पार्ट है। तो प्रोडक्ट, सल्फ़र का प्रोडक्ट, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र हमने पढ़ा था कि एक नॉन मेटल है। तो रिएक्शन ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन इज सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, जब सल्फ़र और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जब हम वाटर में उसको डिज़ोल्व कर देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें देखने के लिए मिलता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में। तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ
नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि सल्फ़र क्या है, हमारा नॉन मेटल है। सल्फ़र को जब हमने ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, जो कि एक एसिडिक है, जो करेगा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र या फिर आप कह सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ देख लिया। मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी, तो देखिए पहले वाला बॉक्स देख लेते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, तो सोडियम एक मेटल है और सोडियम काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, और ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करती है। लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन रिएक्शन, और काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है रिएक्शन में, और इसलिए हमें इसको केरोसिन में जो है वो डिप करके रखना पड़ता है। तो जो सोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मतलब हवा में एकदम से आप कह सकते हैं कि वो जलने लगेगी, हीट जनरेट करने लगेगी। इस वजह से क्या है, हमें सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में डुबो करके रखना पड़ता है। तो अब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि सोडियम जो है काफ़ी ज़्यादा विगरसली हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मगर सारी मेटल्स ऐसा नहीं करती। आयरन जो है वो पानी के साथ बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करती है ना। और जनरली नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ बहुत ही कम, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जांपल फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल होती है, और वो जो है हवा से क्या होता है, जलने भी लग जाती है। तो फास्फोरस को मतलब जलने से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से दूर रखते हैं और पानी में उसको रखते हैं। तो रिएक्शन विद वाटर में क्या हो गया, जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं वेरी स्लोली। तो मेटल्स बहुत ही स्लोली बहुत ही धीरे धीरे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, और नॉन मेटल जो हैं वो तो पानी के साथ आप समझ लीजिए कि रिएक्शन होता ही नहीं है। मेटल्स बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, और नॉन मेटल्स तो आप समझिए कि वो पानी के साथ रिएक्ट एक तरह से करती ही नहीं है। ठीक हो गया। इसलिए फास्फोरस जो है, जो हवा के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, तो हम उसको पानी में डुबो के रख देते हैं, क्योंकि फास्फोरस एक नॉन मेटल है और पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। अब रिएक्शन विद एसिड्स, हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ देख लिया, हम लोगों ने वाटर के साथ देख लिया, अब हम लोग देखते हैं एसिड्स के साथ। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स किस तरीके से एसिड के साथ हमारा बिहेव करती हैं। हाँ, तो अब देखते हैं अब इसमें कि नॉन मेटल्स जो हैं, इसमें बताया हुआ है हमें कि नॉन मेटल्स do not react with acids, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. तो जो नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, देख लिया हमने, और नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, मगर जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और पॉप जैसी साउंड आती है, जैसे कि कुछ फट गया हो, इस तरीके की साउंड आती है। तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और क्या होता है, और पॉप की साउंड जो है वो हमें आती है। तो वही कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब कुछ एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं कि कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं करती है रिएक्ट, बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लेती है। तो देखिए हमें इसमें ये पता लगता है कि मेटल्स जो हैं वो जनरली डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती, ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं एसिड के साथ, बट मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है और पॉप साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अब बेसिस के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो इसमें हमें बताया गया है कि मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं और हाइड्रो ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती हैं, और नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। मतलब अभी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे कि क्या है, वो आगे की क्लास में देखेंगे। तो मेटल्स जो हैं वो नॉन एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड गैस का जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हुआ। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है जब मेटल्स जो है एसिड या बेसिस के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट हमारी करती हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक किसी चीज़ को हटा देना किसी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट का यही मतलब होता है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है चीज़ वो दूसरी वीक चीज़ को रिप्लेस कर देती है, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर जिंक है। अब जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब हम देखते हैं। तो देखिए जब रिएक्शन हुई, मैं आपको दिखाती हूँ, CuSO4 है, उसने जिंक के साथ रिएक्ट किया, तो क्या होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब रिएक्शन होगी तो जिंक जो है कॉपर की जगह आ जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है। यहाँ पर जिंक जो है वो देखिए, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पहले कॉपर था, अब जिंक आ गया, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया है, कॉपर को हटा दिया, भगा दिया जिंक ने कॉपर को, और खुद उसके जगह आकर के बैठ गया, और बेचारा कॉपर अब हमारा अकेला हो गया है। तो जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे को हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह आकर के बैठ जाता है, तो इस तरीके की रिएक्शन जो होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो किसी मतलब एक रिएक्शन हुई, उसमें से एक सब्सटेंस हट गया और उसकी जगह दूसरा आकर के बैठ गया, तो इस तरीके की जो भी रिएक्शन होती है वो हम लोगों की क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। वो इसमें हमें एक्टिविटी का बताया गया। देखिए एक्टिविटी मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि एक्टिविटी को ना करके देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बताने से, ऐसे एक्सप्लेन करने से वो इतनी समझ नहीं आती है जब तक आप उसे करके नहीं देखते हैं। तो ये आपके स्कूल्स में आई होप कराई जाती हो, कराई जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाकी एसेंस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या क्या होता है। तो वही है, देखिए Zn जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, दैट इज़ वाई ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। तो ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो हट जाता है और रेड मास ऑफ कॉपर जो है वो आ जाता है। तो कॉपर जो है वो ब्लू कलर का होता है, जिंक रेडिश कलर का होता है। जब जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस हो गया, और कॉपर जो बाद में रेसिड्यू बचा था अब वो क्या हो गया, ब्लू से रेड से कलर में चेंज हो गया है। ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हो गया। अब यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल हम लोगों ने देख लिया कि ये सब क्या होता है। अब हम लोग देख लेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के इस्तेमाल क्या क्या होते हैं। देखिए बहुत इस्तेमाल होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो मशीन बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल जो ये रिक्शा हो गई, हमारी बाइक्स हो गई, हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं, है ना। जैसे कि लोहे के टेबल हो गए, हमारे किचन के बर्तन हो गए। तो देखिए एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग, हमारे बर्तन, हमारे वाटर बॉयलर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मेटल से बने हुए होते हैं, है ना। तो अब मेटल्स के तो ये सारे के सारे यूज़ हो गए। अब नॉन मेटल्स के देखते हैं। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर अ लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो नॉन मेटल्स क्या है, हमारी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं ना, तो ये नॉन मेटल है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए। नॉन मेटल्स को फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं। इनको फर्टिलाइज़र, उर्वरक, जिससे हमारे ज़मीन की फर्टिलिटी मतलब बढ़ती है, तो वो फर्टिलाइज़र करते हैं वो काम। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है प्लांट ज़मीन में प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। नॉन मेटल जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन मेटल जो है वो यूज्ड इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक का भी ये काम करते हैं। और क्रैकर्स में पटाखे जो होते हैं, फट्टा करके साउंड निकालने के लिए नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे यूज़ हो गए। हम लोग सांस लेते हैं फर्टिलाइज़र्स के तौर पे, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, एंटीसेप्टिक के तौर पे, और क्रैकर्स में नॉन मेटल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। और मेटल्स के तो हैं बहुत ही सारे, हमारे बर्थ यूटेंसिल्स के लिए, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोई और यूज़ याद आ रहा है मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर की काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, तो मैंने ये चैप्टर बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारे चैप्टर बनाऊँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।